आज की इस कहानी में जिस कत्ल का हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस कहानी को जब आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां हम औरतों से ये उम्मीद करते हैं कि उनका मन जो है वो कोमल होता है, निर्मल होता है, वो प्यार और लव अफेक्शन देने के लिए जानी जाती हैं, उनसे मातृत्व का एक खुशबू निकलता है, उनमें प्यार कूट कूट कर भरा होता है, वो एक कातिल हो सकती हैं, ऐसा उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। तो आज की कहानी में मैं दो बातों का जिक्र करूंगा। एक बात ये कि इनकी ये जो सीरत कौर हैं, किस प्रकार से इन्होंने अपने पति एकम ढिल्लों का खून किया, और वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, चूंकि मैं बार बार बताता हूं कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरा उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आप लोगों को बचाना और जागरूक करना भी है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि अगर किसी जानकार के साथ इस प्रकार का घटना घट जाता है तो एक वकील के नाते मैं आपको सलाह देता हूं कि कौन कौन सी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जुर्म करने वाले कातिलों को सजा मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ये कहते हैं कि बात अगर अच्छी और सच्ची लगे, जानकारी पर लगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यह जानकारी लोगों तक पहुंचे और देश में जब भी कोई इस प्रकार की घटना घटे तो कातिलों को सजा तक पहुंचाने के लिए आपका नॉलेज आपका काम आए। तो यह कहानी है सीरत कौर की, जो मनाली की रहने वाली थी। अब सीरत कौर जो है वो एक बड़े से फ्लैट में रहती थी, फर्स्ट फ्लोर पे, अपने पति के साथ। पैसा भी खूब था, गाड़ी उनके पास BMW थी, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। परिवार अच्छा था, उनका एक बेटा भी था। तो इस परिवार में पत्नी को धीरे 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 अपने पति से लगाव कम होता चला गया। चलो ये एक बात है, लगाव कम होना, ज्यादा होना, लेकिन उनकी सोच ये हुई कि अब मैं किसी भी प्रकार से अपने पति को अपने रास्ते से हटा दूंगी, ताकि मैं एक आजाद पंछी की तरह जिंदगी जी सकूं। ये जो आजाद पंछी की तरह जिंदगी जीने का जो ख्वाहिश है ना लोगों का, वो ख्वाहिश उनकी बर्बादी का सबब और उनकी बर्बादी का कारण बनता है। कभी भी आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, इस ख्वाहिश को मत पालना, क्योंकि ये ख्वाहिश आपको और कुछ दे न दे, लेकिन आपकी नरक जिंदगी जरूर बना देगी। तो सीरत कौर के मन में यह बात आई। उन्होंने एक दिन तय किया कि आज हम अपने पति का कत्ल करेंगे। बच्चा, घर बड़ा था, लगभग 200 गज का घर था, तो कमरा अलग अलग 4-5 कमरे होंगे उस घर में। तो उस कमरे में, एक कमरा में बच्चा सोता था। बच्चा भी उस समय लगभग 10-11 साल का हो गया था, और दूसरे कमरे में पति पत्नी रहते थे। तो अचानक से रात में बड़ाम फायरिंग की आवाज आती है। बच्चे के कान तक भी आवाज जाती है। बच्चा आता है, बोलता है मम्मी क्या हुआ? मम्मी बोलती है कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। नहीं कुछ तो हुआ है, दरवाजा खोलो। अरे तुम जाओ, यहां क्या कर रहे हो? दरवाजे के बाहर जाओ, अपने कमरे में जाके सो जाओ। ऐसा मम्मी का रिप्लाई आता है सीरत कौर का। और वहां एकम ढिल्लों को तो गोली लग जाती है, एकम ढिल्लों का वहीं स्पॉट डेथ हो जाता है। अब रात भर सीरत कौर उस बॉडी को पीस पीस करके एक 2x2 का बैग लाती हैं, पहले से लाके रखी होंगी, उसमें वो अपने पति को पैक कर देती हैं। लेकिन चूंकि बॉडी वो ताजा अभी डेथ हुई थी, तो खून जो है वो इधर उधर से हर जगह से रिस रहा था, और वो काला रंग का बैग था, तो
बैग कौन सा था? जो आजकल कपड़े का बैग नहीं आता है, थोड़ा सा हेवी क्वालिटी में, 2x2 का सूटकेस, लेकिन वो खून का रिसाव तो नहीं रोक सकता। तो उससे खून के अभी भी रिसाव हो रहे थे उस बैग से। सुबह सुबह उठती है मम्मी, अपने बेटे को तैयार करके स्कूल भेज देती है कि बेटा जब स्कूल जाएगा हम पापा को ठिकाने लगा देंगे, अपने पति को ठिकाने लगा देंगे। बेटा स्कूल जाता है, उसके बाद ये जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने का प्रयास करती है, लेकिन वो बदहवास औरत जिसने अपने पति का खून किया, आप जानते ही हो, मैंने कई बार बोला है कि जब आप गलत करोगे तो कुछ न कुछ निशान आप छोड़ के जाओगे, चाहे आप कितना भी सातिर कातिल क्यों ना। तो वो क्या करती है कि रूम को जितना साफ सफाई वो कर सकती है वो करती है, और उसके बाद नीचे सीढ़ी के बगल में ही उनका BMW खड़ा होता है। वो कोशिश करती हैं कि बॉडी को किसी तरीके से घसीट के उस सूटकेस को नीचे BMW तक ले जाया जाए, और ले जाएंगे तो उसके बाद जो है उसको डिक्की में डाल के और कहीं ठिकाने लगा के आ जाएंगे, नहर वहर में फेंक करके, नदी में फेंक करके। BMW मैडम चलाती थी। तो होता क्या है कि वो जब उतना भारी, भाई 6 फीट का वो आदमी था, एकम ढिल्लो जवान, उसको खींचती है तो इसका हालत खराब होता है। तो या तो इसने सीढ़ी से ऐसे धकेल दिया कि चलो सरकते हुए नीचे तो चला जाए, या वो इतना भारी था कि इससे संभाला नहीं गया, वो नीचे सरकता हुआ चला गया। और आप समझो कि जब सीढ़ी के कोने पे जब ये सरकेगा और वो उसमें लिक्विड जैसा तरल पदार्थ जो उसका खून था, वो खून हर जगह सीढ़ी पे लगते चला हुआ गया और नीचे सीढ़ी तक चला गया। अब चूंकि गाड़ी बिल्कुल बगल में खड़ी थी, तो उसने सीढ़ी वहां गाड़ी को ला करके डिक्की के पास बैग रख तो दिया। इतना तक मैडम ने कर लिया, उनकी साहस देखो, इतना तक वो कर लिया। लेकिन वो भारी 6 फुट का आदमी जिसको काट के टुकड़ों में डाला गया था, उसको कैसे उठा लेती? वो नहीं उठा पाई। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो सामने में एक ऑटो जा रहा था, उनके दरवाजे के सामने से उसको रोकी, भैया रुको रुको रुको, थोड़ा मेरी मदद कर दो, घर में कोई नहीं है, ये बैग मुझे लेके जाना है। वो आता है ऑटो वाला, तो बैग जब उठाता है तो उसका भी हाथ चिपचिपा हो जाता है, और फिर इधर उधर उसकी नजर जाती है तो लाल लाल सा कुछ दिखता है। उसको शक हो गया कि भाई इतना वजनी बैग क्या डाल देगा इसमें, कोई पत्थर तो डाल के ले जा नहीं सकता है इसका, और है भी चिपचिपा, और खून तो समझ में आ ही जाता है। ऑटो वाले को शक तो हो गया, उसने पूछा कि मैडम ये क्या है जो इतना चिपचिपा है, लाल लाल? अब ये तो कह नहीं सकता कि मैडम आपने कत्ल किया, तो वो बेचारा डरता है, समझदार होगा, कहीं हमको फंसा ना दे किसी बात। तो कहा अरे भैया हो गया तुम्हारा काम, तुम निकलो निकलो निकलो। वो ऑटो वाला चला जाता है, लेकिन ऑटो वाला समझदार था, वो चला जाता है थाने और जाके वहां रिपोर्ट करता है। तब तक उधर पुलिस अपना गपशप करती है। आप जानते हो पुलिस किसी भी मामले में तुरंत एक्शन नहीं लेती। इधर देखती है मैडम कि सीढ़ी पर भी चिपचिपा चिपचिपा सब जगह लग गया, तो वो पोछा लगाने लग जाती। अच्छा, पोछा लगाने के बाद वो तैयार ही होती है कि अब निकलेंगे, कि वो चाबी ढूंढती है, उसको चाबी नहीं मिलता है। इस बेवकूफ का भी किस्मत जो है साथ नहीं दे रहा था। उसके बाद जो है वो चाबी ऊपर ढूंढने जाती है, और चाबी जब ढूंढने जाती है, इतने में उस जो पति थे एकम ढिल्लो के चचेरा भाई और कोई ताऊ आ जाता है घर में। अब वो पूछने लगते हैं कि भाई क्या हालचाल, कैसे। अब वो तो नहीं जानते हैं कि इस घर में इन्होंने कत्ल करके और ये पूरा परेशान है। वो तो आती है एक अच्छे हाव भाव से और मिलना चाहती है, लेकिन इसका जो चेहरे का रंगत है वो उड़ता हुआ वो लोग देखते हैं। तो जब चेहरे का रंगत उड़ने लगता है तो उन लोगों के दिमाग में कुछ शक होता है। फिर पूछते हैं एकम कहां है? नहीं, एकम तो है नहीं, एकम तो कहीं चले गए हैं। बड़े सातिर तरीके से वो औरत जो है इस मामले को संभालती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए कि उसके चचेरे भाई को कहीं चिपचिपा कुछ दिख जाता है। बाद में आके गाड़ी के पास देखता है तो देखता है कि टप 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 डिक्की से खून गिर रहा है। अब तो भैया उसका तरवा का लहर कपार चढ़ गया।
तो वो जो है वो अब कहता है कि खोलो डिक्की खोलो, वो पहले तो रिटेलिएट करती है, नहीं खोलेंगे नहीं खोलेंगे, लेकिन बाद में जब खोलता है तो मामला सामने आ जाता है। उसके बाद पुलिस को फोन होती है और फिर वो आगे की जो कार्रवाई होती है वो। अब इस प्रकार की घटना अगर आपके घर परिवार या जानकार में कहीं घटता है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्योंकि देखो, जो आदमी चला गया वो तो चला गया, लेकिन जिसने कत्ल किया है उसको सजा उसकी गुनाह का तो मिलना चाहिए। और अगर जानकार हो तो आप कानून के या व्यवस्थाओं की जानकारी रखोगे तो कम से कम उसको तो कत्ल, फांसी या उम्र कैद तो दिलवा ही सकोगे आप। तो क्या करना चाहिए आपको सबसे पहले इस मामले में पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए, पुलिस को कॉल करनी चाहिए। पुलिस को कॉल कर लिया, इन बिटवीन जब तक वो आदमी आपके सामने है, ध्यान रखना, और आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी चीज में आपको हाथ नहीं लगाना है। अगर किसी भी चीज में आपने हाथ लगा दिया तो आपके भी फिंगरप्रिंट उन चीजों में आ जाएगी और फिर सबूत खराब होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि किसी भी चीज में आप लोगों को हाथ लगाना नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जो कातिल है प्रयास करो उसको बातों में उलझा के या जो भी व्यवस्था आपके पास है, रोक के, मार के, पीट के, जैसे भी, उसको वहां पे बैठा लो, यानी उसको वहां से निकलने ना दो। तीसरा, कि कोई भी एविडेंस अगर वो कातिल डिलीट करने का प्रयास कर रहा हो तो उसको आप करने से रोकना। जितना आपका, चूंकि व्यवस्था अलग अलग होती है, हो सकता है कोई मर्द हो, पहलवान हो, हट्टा कट्टा हो, आप कुछ कर ना पाओ तो क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आप उसका वीडियो कैमरा बना लो, कैमरा में वीडियो बना लो, है ना, ताकि सबूत आपके पास रह जाए। उसके बाद क्या करना है कि आसपास के इलाके का जितना भी कैमरा से में वीडियो हो, पुलिस के आने के बाद कहो कि भाई इनको जब्त करो, इन वीडियोज को, ताकि ये सबूत के रूप में काम आ सके। उसके बाद जब पुलिस आ जाती है तो पुलिस से ये निवेदन करना है कि फॉरेंसिक टीम को लेकर के आ जाइए। फॉरेंसिक टीम जो होती है उसके पास सारे सबूतों, जितने भी सॉइल होते हैं, मिट्टियां होती है ना, पानी होता है, बाल होता है, नाखून होते हैं, फ्लेश होते हैं, खून होते हैं, इन सारी चीजों को फॉरेंसिक टीम जो है वो प्रॉपर तरीके से पैक कर लेती है, जिससे कि कत्ल के सर्कमस्टांसेस और एविडेंस जो है वो और मजबूत हो जाते हैं कोर्ट में। तो पुलिस से जरूर निवेदन करना चाहिए कि तुरंत फॉरेंसिक टीम को लेके आ जाओ, और प्रयास ये करो कि जो एरिया, जैसे इसमें कार मैंने बताया, तो वो कार को कोई छुए ना और उस कार के आसपास कोई जाए ना ताकि एविडेंस खराब ना हो, ताकि फॉरेंसिक टीम जब आए तो उसको सब कुछ एकदम ताजा ताजा मिल जाए, बिना किसी के छुए छाए, मतलब एकदम ओरिजिनल चीज जो है वो उसको मिल जाए, ताकि जो सबूत है, जो रिपोर्ट है, वो एकदम वाजिब आए, जाया जाए, ओरिजिनल आए। जिस इलाका में हुआ है पुलिस तो वो खुद करेगी, लेकिन अगर नहीं करती है तो इन बातों का पुलिस को भी आप ध्यान दिला सकते हो कि भाई इसमें फॉरेंसिक तुरंत बुलवा लो, एरिया को पूरा कवर कर लो ताकि कोई उधर जाए ना, ताकि एविडेंस खराब ना हो सके। वीडियो फुटेज जितना भी है आसपास के इलाके में, अब जैसे इस मामले में वो जो ऑटो वाला आया था, तो अगर कुछ नहीं होता तो ऑटो वाले को भी जो है वीडियो फुटेज से पता चलता कि एक ऑटो वाला घर में घुसा, वो कुछ करके और बाहर गया, तो उसको भी, अगर इस मामले में तो ऑटो वाला खुद चला गया था, लेकिन अगर नहीं गया होता तो वीडियो फुटेज के माध्यम से वो पता चल जाता कि कोई ऑटो वाला आया था, घुसा था, तो उसकी गाड़ी का ऐसे करके पता लगाता, फिर पुलिस पूछताछ करती थी, हाँ जी हमने ऐसा देखा है, हमने ऐसा जाना, तो वो भी एक एविडेंस और गवाह बनता। तो इन चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए ताकि कातिलों को सजा मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को कभी भी मेरी राय सलाह की जरूरत हो मुझे कांटेक्ट करें,
और किसी भी मामले में मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। जय भारत।